नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अगर इसका कभी परिभाषा पूछ देता है कि इसका परिभाषा क्या है, तो विशिष्ट क्रम में रखा गया वर्णों का समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नगरीय वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्णमाला क्या है, तो विशिष्ट क्रम में रखा गया वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहते हैं या नगरीय वर्णमाला भी कहते हैं। कुछ भी पूछते हैं आपसे प्रश्न कि देवनागरी वर्णमाला किसे कहते हैं या नगरीय वर्णमाला किसे कहते हैं, तो विशिष्ट क्रम में रखा गया वर्णों के समूह को देवनागरी वर्णमाला या नगरीय वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्वर, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए या पढ़ने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन को पढ़ने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब देखते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे को बोलते हैं दीर्घ स्वर और तीसरे को बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पूछता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या 13 होती है। अब पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल स्वर में 13 आ जाते हैं, जबकि केवल स्वरों में ही 11 आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पहले को कि अ से लेकर औ तक इनको हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में रखते हैं, जबकि अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में ये जो होता है, यानी कौन अंग जो होता है, अंग को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। अंग को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। इसको हम लोग अनुस्वर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। यानी कि अंग को हम लोग अनुस्वर, जबकि अह को हम लोग विसर्ग के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल संख्या यहां से लेकर यहां तक इनकी संख्या 11 हो गई और इनकी संख्या 2। कुल मिलाकर कितना, 13। कुल पूछेगा तो 13, केवल पूछेगा स्वरों की संख्या तो 11। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब जो स्वर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, देखते हैं दोस्तों कि स्वर कौन कौन होते हैं। पहले देखते हैं, हेडिंग होगा पहला हेडिंग होगा स्वर कौन कौन है। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा हूं उ, बड़ा हूं उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। अब इसके प्रकार देखते हैं। इसका जो पहला प्रकार है वो होगा कि ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि,
यानी कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर इनकी संख्या 4 होती है। अब वो पूछेगा कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर क्यों बोला गया है? क्योंकि इनको पढ़ने में कम समय लगता है। अ आ ई उ ऋषि, अ छोटी ई, छोटा ऊ ऋषि। अब इनको पढ़ने में, दीर्घ स्वर को पढ़ने में इनसे अधिक समय लगता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, इसके बाद ए, ओ, इसके बाद ओ। कुल इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर को 7। ठीक, तो कुल संख्या कितनी हुई? 7 4 11। स्वरों की संख्या 7 4 11 हो गई, 11 हो गई। अब पूछेगा कि भैया प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है? कहिएगा कि ह्रस्व और 2 दीर्घ से अधिक समय जिसमें लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जैसे राम, यानी कि प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्लुत स्वर का उपयोग हम लोग गाना में करते हैं या गान में करते हैं। गाने में इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब पूछेगा कि अंग और अह क्या है? तो अंग और अ इस स्वर के ही भाग हैं, जबकि अह को विसर्ग कहा गया है, अह को विसर्ग कहा गया है और अंग को अनुस्वर कहा गया है, अनुस्वर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ देगा कि इसमें अंग क्या है? अनुस्वर है, जबकि अह क्या है? तो अह एक विसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इनके बोलने के स्थान कि कैसे कैसे इनको बोला जाता है। ठीक है, अब बोलने के स्थान देख लेते हैं। जैसे स्वरों को कैसे बोलते हैं, किसकी सहायता से बोलते हैं? तो पहला जो होगा ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इनको जो अ को और आ को कंठ से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कंठ से बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे। कैसे? कंठ से बोलेंगे। ओ और आ को कंठ से। ई और बड़ी ई को कैसे बोलेंगे? तालव्य से। कैसे बोलेंगे? तालव्य से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को कैसे बोलेंगे? तो वो बोलेंगे ओष्ठ से। कैसे बोलेंगे? ओष्ठ से। और ऋषि को कैसे बोलेंगे? तो मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। ए और ए को कैसे बोलेंगे? तो ए और ए को कंठ तालव्य से बोलेंगे, कंठ तालव्य से बोलेंगे। और ओ और ओ को कैसे बोलेंगे? तो कंठोष्ठ से बोलेंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से बोलेंगे, कंठोष्ठ से बोलेंगे। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ, इनको बोलने का ये क्या है? इनको बोलने का या इनके उच्चारण का ये स्थान है, जो क्या है? कंठ तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्या, ये इसको अभी हम लोग जो पढ़े हैं इसको बोलते हैं स्वर। आगे देखते हैं अगला कौन सा है? तो अगला होगा विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग व्यंजन, सॉरी व्यंजन। अगला जो होगा व्यंजन होगा। तो व्यंजन यानी कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोला जाने वाला, बोला जाने वाला वर्ण, स्वरों की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या हम लोग पढ़े होंगे, कुल संख्या 36 होती है। कितनी होती है? 36 होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम
व्यंजनों की संख्या कितना पढ़ेंगे? 33 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? आगे हम आपको बताएंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि व्यंजन में व्यंजन कौन कौन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ख, श, ह, छ, त्र, ज्ञ और एक और आता है स्र। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम लोग बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, यानी कि कुल कितने? कुल 5 5 का क्या होता है? समूह होता है। कुल 5 5 का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? किसका? इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले क को बोलते हैं कंठ से, कंठ। च को बोलते हैं तालु से, तालु से। त को बोलते हैं दंत से, त को बोलते हैं मूर्धा से, और प को बोलते हैं ओष्ठ से, ओठ से। तो क यानी कि क वर्ग को बोलने के लिए कंठ का प्रयोग, च वर्ग को बोलने के लिए तालु का प्रयोग, त वर्ग को बोलने के लिए दंत का प्रयोग, त वर्ग को बोलने के लिए मूर्धा का, और प वर्ग को बोलने के लिए ओष्ठ का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब ये देखते हैं कि य, र, ल, य, ई क्या है? इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको हम बोलेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब छ, त्र, ज्ञ, ई क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कुल मिला कितना? 25। 25 संख्या इनकी हो गई, और 4 संख्या ये, 4 संख्या इनकी, और 4 संख्या इनकी। कुल मिलाकर इनकी जो संख्या हो गई वो हो गई 25। कितनी हो गई? 25 हो गई। ठीक है दोस्तों, 25 हो गई। अब हम आगे देखते हैं, इनकी संख्या तो 25 हो गई, इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 12। इनकी संख्या हो गई 12, 1 2 3, यानी कि इनकी संख्या 12, इनकी संख्या 25। आगे देखते हैं, एक आगत व्यंजन होता है। क्या होता है? एक आगत व्यंजन होता है। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे ज और ज ऐसे होगा, ज और फ, अगर ऐसे लिखा होगा तो उसी को हम लोग आगत व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हम इसी से देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन से। देखिए, स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इस पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे?
इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा को अल्प प्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। जबकि पहला और दूसरा को क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाप्राण। महाप्राण। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि महाप्राण में और कौन कौन शामिल है? तो स और ज, यानी कि तीनों स और स और ज, ये क्या है? ये महाप्राण में आते हैं। ये महाप्राण में आते हैं। जबकि अंतस्थ व्यंजन ह और ग ड और ढ, यानी कि ग ड और ढ और ह और अंतस्थ व्यंजन, ये सब किसमें? अल्प प्राण में आते हैं। किसमें आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक्स कि इस संयुक्त व्यंजन ये किससे किससे मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर बना है? किन दो वर्णों का ये संयुक्त है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन है। देखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, देखिए छ जो बना है क और स से मिलकर बना है। क और स से मिलकर बना है। और ये बना है त और र से मिलकर बना है। और ज्ञ किससे बना है? तो ज और य से मिलकर बना है। जबकि स्र स और र से मिलकर बना है। देखिए, जितने ये वर्ण लिखे गए हैं, यानी कि ऐसे लिखने का मूल मतलब यह है कि यह बिना स्वर के हैं। बिना स्वर के हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि राम, तो अगर ऐसे लिखा, ऐसे रा धन म अधन अ, तब जाकर ये सही है। क्योंकि ये भी आधा है, ये भी आधा है। इसमें अ क्या है? इसमें जो अ है, यहाँ आ है, यहाँ क्या है? आ है। ये इसका सहयोग कर रहे हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं? इसकी सहायता कर रहे हैं। तभी हम क्या बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं। तभी क्या बोल रहे हैं? हम राम बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे वर्णमाला का सेक्शन खत्म हो गया। इससे अब जो भी प्रश्न बनेंगे, इन सभी प्रश्नों को हम लोग कल, यानी कि कल इस सभी प्रश्नों को, इससे जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, इन सभी प्रश्नों को हम लोग कल हल कर लेंगे। तो अपना वर्णमाला क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जरूर बताइए वीडियो कैसा बन रहा है, कमेंट जरूर बताइए। धन्यवाद।